वह व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है, इसका पद परिचय दो बच्चों। वह व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है, इसमें कठोर शब्द का पद परिचय दीजिए। पहले पहचानोगे कि ये है क्या आपका व्याकरण से बच्चों। अब मैं मर्ज करके दे रही हूँ, ठीक है। मर्ज करके उसको बताना है आपको कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है। उसको पहचानो, उसके पश्चात उसका पद परिचय दो। किसी को नहीं समझ में आया? किसकी विशेषता पता चल रही है? क्रिया की विशेषता पता चल रही है या व्यक्ति की विशेषता पता चल रही है? क्रिया की विशेषता। क्रिया की नहीं बेटा, ये आपका विशेषण है ना, वो व्यक्ति कर रहा है परिश्रम। कैसा परिश्रम कर रहा है? कठोर परिश्रम कर रहा है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की पता चल रही है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। और पुल्लिंग एक वचन, व्यक्ति पुल्लिंग एक वचन, और व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, गाड़ी धीमी गति से चल रही है, चल रही थी। धीमी गति, इसको अंडरलाइन करो और इसका पद परिचय दो। गाड़ी धीमी गति से चल रही थी, इसमें धीमी गति अंडरलाइन करिए और उसका परिचय दीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हाँ, वेरी गुड। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और क्या करना है? इसका पद परिचय दीजिए। चल रही थी, ये इसकी विशेषता है, Yes. क्रिया की इस बात का विशेषता। पूरा, हाँ, बाकायदा बच्चों आपको इस बात को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब एग्जाम में आपको क्रिया विशेषण का पद परिचय पूछा जाएगा, तो भेद आप पहचान कर लिखने के पश्चात ये चीज लिखोगे कि जिस क्रिया का उल्लेख हो रहा है उसको आप कॉपी में लिखोगे कि इस क्रिया का की विशेषता प्रकट की गई है। ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको समुच्चय बोधक का बताया था, पद परिचय कैसे दिया जाता है, ये भी आसान है बच्चों। समुच्चय बोधक योजकों को कहते हैं, जो दो शब्दों, दो वाक्यों या दो शब्दांशों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे समुच्चय बोधक अव्यय है बच्चों, ठीक है। ये पुनः दो प्रकार से विभाजित किए गए हैं। पहला होता है आपका समानाधिकरण और दूसरा होता है आपका व्यधिकरण, ठीक है। अगर व्यधिकरण या समानाधिकरण या फिर एक लंबा वाक्य है और उसमें योजक को अंडरलाइन करके उसका पद परिचय आपसे मांगा जाए, तो ये बात मैंने आपको भली भांति बता दिया है कि समान स्तर के शब्दों को जोड़ने के वाले पदों को हम समानाधिकरण अव्यय कहते हैं। और जहाँ पे एक गौड़, एक प्रधान वाक्य होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है बच्चों। तो आप ये चीज वाक्य में देखिएगा कि जो और शब्द जोड़ा गया है वो संयुक्त वाक्य को दर्शा रहा है या मिश्रित वाक्य को दर्शा रहा है। यदि संयुक्त वाक्य को दर्शा रहा है तो सीधे सीधे लिख देना समुच्चय बोधक व्यधिक समानाधिकरण, और यदि मिश्रित वाक्य को जोड़ रहा है तो लिख देना व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। उसके पश्चात जिन दो शब्दों को वो जोड़ रहा है उसका उल्लेख करना है, और अगर शब्दों को न जोड़ करके वाक्यांशों को जोड़ रहा है समुच्चय बोधक अव्यय, तो उन दो वाक्यांशों का भी हमें उल्लेख करना पड़ेगा समुच्चय बोधक अव्यय का पता लगाने के लिए। इसका एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए। समुच्चय बोधक अव्यय अगर आ जाता है तो आप इसको कैसे करोगे। हम सुरेश के घर गए,
परंतु वे वहां नहीं मिले। इसको लिख लीजिए सभी लोग। हम सुरेश के घर गए परंतु वे वहां नहीं मिले। इस वाक्य को लिखो और परंतु शब्द को अंडरलाइन करो। लिख लिया सभी ने? परंतु शब्द का पद परिचय देना है, कौन बतलाएगा? हम सुरेश के घर गए परंतु वे वहां नहीं मिले। देखो ये इसमें कोई प्रधान उपवाक्य है, आश्रित है या संयुक्त वाक्य है? इसी बहाने आपका व्याकरण का भी, रचना के आधार पे वाक्य भेद का भी रिवीजन हो जाएगा। दिया गया वाक्य बच्चों किसके अंतर्गत आता है? रचना के आधार पर वाक्य भेद में संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य नहीं है, दोनों वाक्य स्वतंत्र है। मिश्रित वाक्य में बच्चों दोनों वाक्यों में ना योजक लगा रहता है। यदि जो जिसे इस तरह के योजक लगे रहते हैं प्रायः ना मिश्रित वाक्यों में, इसमें दोनों वाक्य क्या है? स्वतंत्र हैं। ये विपरीतार्थक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्य, तो ये विपरीतार्थक संयुक्त वाक्य है। अब तो इसका पद परिचय आसान हो गया देना। बताइए, परंतु शब्द का पद परिचय दीजिए। परंतु हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, और चूंकि मैंने बताया ये क्या है आपका, ये आपका संयुक्त वाक्य है, इसलिए ये हो जाएगा समानाधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये लिखोगे आप। उसके पश्चात हम सुरेश के घर गए, वे वहां, और तथा वे वहां नहीं मिले, इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इतना बात का उल्लेख आपको समुच्चय बोधक अव्यय के पद परिचय में देना होगा बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों संबंध बोधक अव्यय भी आसान होता है। संबंध बोधक अव्यय में आपको क्या करना होता है? बस पहचान लोगे कि एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दर्शाया जा रहा है कि नहीं, एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाया जा रहा है, या एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाया जा रहा है अथवा नहीं। ये एक बार आपने पहचान लिया, उसके पश्चात संबंध अव्यय होता है बच्चों, वो उसके भी कई प्रकार होते हैं। काल सूचक, हेतु सूचक, ठीक है, विकल्प सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, ये सब संबंध बोधक के बच्चों भेद हैं। ठीक है, तो जो भी संबंध बोधक अव्यय शब्द से जिस भी पता चल रहा होगा, जैसे मैं उस ओर गया था, ठीक है, तो उस ओर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। और कौन सा संबंध बोधक अव्यय? दिशा सूचक। तो इसमें आपको क्या करना है? बस पहचानना है और संबंध बोधक का बस भेद बताना है कि कौन सा है संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसके भेद मैं आपको लिखवाई होंगी संबंध बोधक के, उसको लिख लीजिएगा, देख लीजिए। अगर नहीं लिखे होंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगी एक दो दिन में। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात आते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर। बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ हर्ष, आश्चर्य, घृणा, ठीक है, हर्ष, आश्चर्य, घृणा इत्यादि का, भय इत्यादि का भाव प्रकट होता है, उसको हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और क्या होता है कि उस विस्मय सूचक शब्द के तुरंत बाद क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, उसके पश्चात वाक्य को कंप्लीट किया जाता है। उस विस्मयादि बोधक शब्द के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। आश्चर्य का प्रकट हो रहा है, दुख का प्रकट हो रहा है, हर्ष का प्रकट हो रहा है, घृणा का प्रकट हो रहा है, या भय का, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो करना है आपको, बस लिखना है कि ये विस्मयादि बोधक हल बहुत सुंदर है।
या वाह ताजमहल बहुत सुंदर है। तो वाह शब्द का अगर आपसे पद परिचय पूछा जाता है परीक्षा में बच्चों, तो आपको करना क्या है बच्चों, बस वाह के बाद वाह लिखोगे और लिखोगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है और आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है। बस इतना ही करना है आपको विस्मयादि बोधक अव्यय का पद परिचय देने में। तो लास्ट के तीन चीजें थी समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तीनों अविकारी शब्दों का पद परिचय देना बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा कुछ आपको याद भी नहीं करना है। याद आपको किस पे करना है, विकारी शब्दों के भेदों को आपको याद करना है, परिभाषा सहित उदाहरण सहित वो आपको पता रहना चाहिए। किसी को कोई डाउट है अभी पद परिचय में? हर जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय देने में किसी को कोई संशय या डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है बच्चों? क्लास 10 पद परिचय के अंतर्गत सभी लोगों को समझ में आ गया कि विकारी और अविकारी शब्दों का पद परिचय कैसे देते हैं? किसी दिक्कत नहीं है इसका मतलब? क्रिया बच्चों सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। सकर्मक का मतलब क्या होता है, कर्म के साथ। जब हम देखो हिंदी वाक्यों का बच्चों निर्माण कैसे होता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी लोग। हिंदी वाक्यों का निर्माण देखो सबसे पहले किसका प्रयोग हम करते हैं, कर्ता होता है, उसके बाद कर्म, उसके बाद पूरक शब्द, उसके बाद क्रिया। ऐसे हिंदी वाक्य निर्मित होता है बच्चों। जैसे आप लोग इंग्लिश का सेंटेंस जब बनाते तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, फिर अगर वाक्य में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसको यूज करोगे, उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्म यूज करना होता है उसे करते हो। तो हिंदी भाषा में बच्चों क्रिया के फॉर्म पे आधारित कोई इसका वो नहीं है, क्रिया के फर्स्ट सेकंड फॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि वाक्य अगर छोटा है बच्चों, साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, और वाक्य यदि छोटा है तो वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया का उल्लेख है। और वाक्य यदि बच्चों लंबा है तो वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर पूरक शब्द और फिर क्रिया होती है। इस जो हिंदी वाक्यों का निर्माण होता है। तो सकर्मक किसे कहते हैं, यानी क्रिया में जब कर्म होता है और वाक्य में जब कर्म होता है तो उसे सकर्मक क्रिया करते हैं। अर्थात कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव किसी अन्य पदार्थ पे पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है या वस्तु पर पड़ता है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं दूध पीता हूँ, ठीक है, मैं दूध पीता हूँ, तो इसमें मैं क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया। इस वाक्य को निर्माण को देखिए ध्यान से, मैं क्या हो गया आपका, कर्ता हो गया बच्चों। फिर उसके बाद दूध क्या हो गया आपका, कर्म हो गया, ठीक है, इसमें पूरक शब्द नहीं है। और पीता हूं क्या हो गई आपकी, क्रिया होगी। मतलब ये चारों चीजें होती हैं। कर्ता और क्रिया तो महत्वपूर्ण है, और पूरक शब्द का और कर्म का प्रयोग अपेक्षाकृत अगर वाक्य लंबा होता है या अर्थ के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन कर्ता और क्रिया तो आवश्यक ही है वाक्य का निर्माण करने के लिए। तो मैं दूध पीता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस प्रकार का वाक्य है तो आप बोलोगे कि ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, ठीक है। मैं क्या पीता हूं, मैं दूध को पीता हो गया आपका सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्रिया जब कर्म रहित होती है, अर्थात जब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है या कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर न पड़ करके सीधे क्रिया पर पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया।
ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, तुम सोते हो, तुम जागते हो, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम खेल रहे हो। इस तरह के अगर छोटे छोटे वाक्य होते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया बच्चों। ठीक है बच्चों, सकर्मक और अकर्मक क्रिया समझ में आई सभी को? यस टीचर। चलो आगे देख लेते हैं।